हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। हमने इसके प्रीवियस हमने अभी तक भाग 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने डीपीएस भी देखा था लास्ट में, और ये हमारा है भाग 4 का ए है, जो कि बाद में जोड़ा गया था। उसमें हम देखेंगे मात्र एक आर्टिकल को, आर्टिकल 51 का ए, जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है हमारे सिटीजन को, ओनली सिटीजन को प्राप्त है। तो आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सही तरीके से हम 11 ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, जहां से कि एमसीक्यू आपका छूट ना पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करेंगे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बाद अगर जानेंगे, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अगर जानना है हमें, तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि 1975 में जब लगा था इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी, 1975 में जो थर्ड इमरजेंसी लगा था 2 साल तक चला था। उस बीच में इंदिरा गांधी ने बहुत सारे मेजर चेंजेस लाए। इंदिरा गांधी ने उस समय जो फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, उनको बोल के उसमें 42nd अमेंडमेंट लाया गया, और उसमें इतने सारे प्रोविजन थे, उसने इतने आर्टिकल को, कहने का मतलब 1976 में जो आप पढ़ते हो संविधान, तो आप देखे हो कि 42वां जो संविधान संशोधन होता है, 42nd जो अमेंडमेंट होता है 1976 का, उसमें आपको पता बहुत सारे आर्टिकल इससे ही संशोधन हुए हैं। तो इतना ज्यादा संशोधन हुआ है, इतने आर्टिकल को इसने संशोधन करवा दिया कि इसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, तो उसी समय अगर बात करेंगे, उसी समय जब इमरजेंसी लगा हुआ था, जो 1975 में लगा था, आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी पहले भी 2 बार लग चुका था, 1962 चाइना वार में और 1971 पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वार में। तो ये थर्ड इमरजेंसी था, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और ये चेंजेस में से एक था फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान के अंदर इंसर्ट करवाना। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, मैं इधर लिखता हूं फंडामेंटल, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमारा पॉलिटी का पूरा सीरीज चल रहा है, अगर आप पूरे पॉलिटी के सीरीज को देखते हैं ऑनेस्टली, सही से चीजों को अगर नोट्स बनाते हैं, तो आपका पॉलिटी, चाहे वो लक्ष्मीकांत का बुक हो या कोई भी बुक हो, उससे आपका पॉलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा अप टू प्री लेवल्स। मेंस लेवल तक भी थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन प्री के लिए तो सफिशियंट है, कोई भी प्री का एग्जाम हो उसके लिए सफिशियंट है, ये आपको ध्यान में चाहिए। ठीक है, और ये जो भी वीडियो बनाया जा रहा है कोई एक एग्जाम के लिए नहीं, मैं सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास कर बीपीएससी 67 जो आने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमें मिलता है 4A में, आर्टिकल भाग पार्ट 4A में। 4A क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया भाग, ये बाद में जोड़ा गया भाग है, तो 4 का ए में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल है वो है 51 का ए, या हिंदी में बोलेगा 51 का क। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहां से गया है, कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है रसिया से, रसिया से, रूस से। अगर आपको कभी पूछ दे फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कभी भी। और फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है रूस के संविधान से, रूस के संविधान से ले गया, क्योंकि ये जो ड्यूटीज है, ये नागरिकों को, अगर आपने अधिकार प्राप्त किया तो उनके नागरिकों का कुछ ना कुछ कर्तव्य होना चाहिए, और ये हमारे संविधान में पहले नहीं डाला गया, ये हमारे संविधान में पहले नहीं डाला गया था। तो कांग्रेस ने बोला कि ये जो शुरू जब हमारा संविधान बना तो उसमें बहुत एक भूल चूक हो चुका है कि हमने इस चीज को नहीं डाला, इसको डालना चाहिए था, और वो अब हम काम करेंगे, जो 1976 में जाकर के हुआ था। ठीक है, चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे सही से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा 4 के ए में, और 51 का ए उसको आर्टिकल उसके अंदर में। ठीक है, हमने शुरुआत में जब आर्टिकल अब बात करेंगे, इसके लिए क्या हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह, एक कमिटी बनाया गया, सरदार स्वर्ण सिंह उसके अध्यक्ष रहे, और उस कमिटी को दिया कि आप मूल कर्तव्य बनाइए। किस समय, इमरजेंसी के समय, 1975 से 1977 के समय बोला गया कि आप बनाइए।
उसने बोला कि मूल कर्तव्य, समिति ने क्या बोला, समिति ने बोला कि मूल कर्तव्य है जो एक अलग चैप्टर बना दिया जाए, ऐसा नहीं कहीं बीच में डालना, उसको अलग भाग दे, तो इसलिए उसको दिया गया भाग 4 का एक। चीज आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा चीजों को, एक एक चीज समझ में आएगा। ओके, बोला कि अगर नागरिक कुछ अधिकार नागरिक के पास है तो इन मूल कर्तव्यों को देखते हुए नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं है कि उनके पास अधिकार है तो बस अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनके पास बोलने का अधिकार है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे। इस तरह से चीजें हैं। हालांकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है 19 के 2 में, लेकिन ये बोला गया कि उनके कुछ ड्यूटीज भी होना चाहिए, फंडामेंटल कर्तव्य भी होना चाहिए, इस चीज के बारे में बोला गया और जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और शुरू जब जोड़ा गया, शुरू तो जोड़ा गया 10 फंडामेंटल ड्यूटी, 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो नागरिकों को करना चाहिए। किसको? सिटीजन को, केवल सिटीजन को और बाहरी लोगों को नहीं। ठीक है, ये बोला गया। फिर बाद में +1 एक और आया, 11वां प्लस एक और, जो 11वां जुटा वो जुटा 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक है, और ये इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, ये क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें है सब पढ़े सब बड़े मत, तो ये समझिए कि इसमें जोड़ा गया 6 से, मैं बताऊंगा अभी क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त, कहने का मतलब कि उनको शिक्षा दिया जाए, मुफ्त नहीं, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए, ये उनके गार्जियन का कर्तव्य, उनके गार्जियन का ये फंडामेंटल ड्यूटी है। चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे, पहले 10 था शुरुआत में, फिर उसके बाद, और मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, 76 में जोड़ा गया 10, फिर उसके बाद 2002 में जोड़ा गया 11, और टोटल मूल कर्तव्य है 11। ये हमने मूल कर्तव्य का थोड़ा सा इतिहास देखा। अब मूल कर्तव्य का अगर हम बात करेंगे कि मूल कर्तव्य का क्या विशेषता है, क्या इनके फीचर्स हैं, ये आपको जानना है। तो भाई जो मूल कर्तव्य है, पहला बात, नॉट जस्टिसेबल, जस्ट लाइक DPSP फंडामेंटल ड्यूटी इज आल्सो नॉट जस्टिसेबल। मतलब ये हुआ कि ये गैर न्यायोचित हैं, गैर न्यायोचित हैं, मैं हिंदी लिखता हूं, गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज कोई नहीं करता है तो उसको, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चैलेंज कर, मान लेते हैं कोई राष्ट्रगान नहीं गा रहा है, इसके अंदर में कोई राष्ट्रगान नहीं गा रहा है तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, इस तरह से चीजें नहीं है, गैर न्यायोचित। हालांकि कुछ कुछ इसमें है, पार्लियामेंट को ऐसा बोला है, कुछ कुछ अगर इस तरह से काम हो तो आप बना सकते हो, एक्ट कोई इनेक्ट कर, मतलब कहने का मतलब कोई लॉ को इनेक्ट कर सकते हो और फिर चीजों को मतलब इस तरह से चीजों को बचा सकते हो, इसके अंदर बोला गया। बट नॉट जस्टिसेबल है, ये अपने एक तरह समझिए कि इनका जो नेचर है फंडामेंटल ड्यूटी का, नॉट जस्टिसेबल है। क्लियर? ये क्या है? ये केवल ड्यूटी है, ये कोई अधिकार नहीं है, क्या है? ड्यूटी है। किसको है? सिटीजन को है। मैं बार बोल रहा हूं, किसको है? सिटीजन को है। ओके, आप लोग को चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, आप लोग को चीजें समझ में आ रहा होगा। और ये एक तरह से नैतिक कर्तव्य, एक इस तरह से मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है इस चीज को, जो एक नागरिक है, जो देश के अंदर जो नागरिक है, उनको ये कर्तव्य निभाना चाहिए अपने मौलिक अधिकार को। और सबसे मेन चीज, ये वार्निंग की तरह काम करता है, ये वार्निंग की तरह काम करता है उनके लिए काम करता है, वार्निंग की तरह। जो लोग अपने फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करते हुए, फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए चीजों को भूल न जाए, इस तरह से वार्निंग के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि मेरा है, कहीं भी घूमना है मेरा, तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें, तो हमको ध्यान चाहिए कि नहीं, मेरा कुछ ड्यूटी भी है जो हमें नहीं करना चाहिए इस काम। तो ये हमारा है, वार्निंग की तरह काम करता है आपका एक तरह से हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। चीजों को समझना है बस, और कुछ नहीं, चीजों को आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझना है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी काम कर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज को जला दे रहा है, तो उसका फंडामेंटल ड्यूटी है कि राष्ट्रीय ध्वज को नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। तो उसको वार्निंग दिमाग में, नहीं यार ये सब काम नहीं करना। हालांकि ऐसे करते हैं तो उनको किया जाता है, जो भी उपाय है उसका किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो गया। तो ऐसा हुआ कि जब मौलिक कर्तव्य को डाला गया, सरदार स्वर्ण सी समिति कुछ सिफारिश किया, इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए जो कुछ कुछ पॉइंट को शामिल नहीं किया गया।
वो कुछ पॉइंट क्या थे कि अगर कोई आदमी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो उसे दंड का प्रावधान होना चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए, ये बोला गया। ठीक है, ये होना गया। तो ये इसको शामिल नहीं किया गया। पहला बात कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दंड का प्रावधान वाला सिस्टम हटा दो। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, फिर इसमें और बोला गया कर अदायगी, जो टैक्स भरने वाला चीज है, जो टैक्स जो लोग भरते हैं, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। इसको भी हटा, इसको भी नहीं जोड़ा गया। उस समय 1976 की बात कर रहे हैं, इसे भी हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी का क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के पूरे चीजों को कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, और उनको हम लोग याद कर लेंगे। उनको हम याद कर लेंगे इस तरह से कि आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि आता है एग्जाम में किस तरह से, आपको ये समझना, एग्जाम में इसका सीरियली बाजा आता है। एग्जाम में डायरेक्टली सीरियली रूप से देता है कि बताइए केमा नंबर में ये चीज है, कौन सा नंबर में है, तो ये आपको याद रखना। तो फंडामेंटल ड्यूटी पहला कहता है, आपको बस इसमें लाइन देखना, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं। भारतीय संविधान का पालन करिए, राष्ट्रीय गान और ध्वज का सम्मान। अब देखो, संविधान पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं, तो संविधान पहले पहले क्या बोलेगा, भाई हमको पढ़ रहे हो तो पहले मेरा ही पालन कर लो। और हमारे अंदर जो से राष्ट्रीय गान को हमने लिया, हमने ध्वज का किया, तो राष्ट्रीय गान, ध्वज और भारतीय संविधान, इसका पालन करें, ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा नंबर कर्तव्य क्या है, ये जो संविधान बना है, जिस जो आप देश में रह रहे हो, इस संविधान को जो लिखने में और ये जो हमारा आजादी मिलने में जो आदमी ने काम किया, स्वतंत्रता के लिए जो काम किया और जो महान विचार किया, उनको पालन करना है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को पेंट करने वाले महान विचार, जैसे कि कोई भी जो भी हमारा स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किए हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो विचार हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो उनका भी पालन करना, उनका भी चीजों को, उनकी फिलॉसफी को, उनके आइडियाज को फॉलो करना। तो पहला कहा संविधान कि हमको पालन करो। दूसरा बोला कि भाई जो देश उसमें जो आजाद दिलाया गया, उनके विचारों को पालन करो। तीसरा क्या कहता है कि चलो ये पालन कर रहे हो, तो तीसरा जो तुम देश के अगर स्वतंत्रता जो प्राप्ति करवाए उनका पालन कर रहे हो, उनके चीजों को मान रहे हो, तो तीसरा नंबर पे ये कहता है कि भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता। तीसरा में तीन चीज, अखंडता, संप्रभुता और एकता। अखंडता, संप्रभुता और एकता। ठीक है, तीसरा में तीन चीज बोला गया कि अगर भारत जो हमारा है, इसको अखंडता को देखिए, इसके संप्रभुता के लिए और रक्षा के लिए चीजों को आप लोग सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा देश की अखंडता तोड़ रहा है, हमारा देश का संप्रभुता बिगड़ रहा है, हम अपना यहाँ का इंफॉर्मेशन हम चाइना को दे रहे हैं। तो इस आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य है कि इन कामों को ना करें जिसकी राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता विखंडित हो जाए। ठीक है, चौथा नंबर कहता है कि चलो ये इतना आप काम कर रहे हो, देश के लिए सोच रहे हो कि देश बिगड़े टूटे ना, तो चौथा बोल रहा है कि अगर देश को कभी जरूरत पड़े आपका, तो आप जाइए देश की रक्षा के लिए, आप राष्ट्रीय सेवाओं को प्रदर्शन करें, राष्ट्रीय सेवाओं में जाइए। मान लेते युद्ध छिड़ गया, बहुत जबरदस्त भयंकर युद्ध छिड़ गया, तो अगर आपको बुलाया जाए तो आप जाइए, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका मतलब आप ऐसा मतलब आप करिए, आपका ये ड्यूटी है। ठीक है, मन नहीं तो नहीं जा सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा नंबर। पांचवा नंबर क्या बोलता है कि जब आप, पहला क्या बोला, संविधान को फॉलो करो भैया। सेकंड बोला कि इनको जो हमारा देश जो बना है, आज स्वतंत्र हुआ है, उनके विचारों को। तीसरा बोला कि अपने देश को बचा कर रखो। चौथा बोला कि देश को जब जरूरत पड़े तो फिर जाइए। पांचवा क्या कहता है कि सभी लोगों के बीच सौहार्द, भाईचारा की भावना, महिलाओं के लिए अपमानजनक किसी प्रथा को त्यागना। समझ लीजिए, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ हार्मोनी, ब्रदरहुड amongst all the people of India, renounce any practice। कह रहा है कि महिलाओं के लिए जो भी ये सती प्रथा है, ये सब कुछ भी और भी प्रथाएं हैं, उनको सबको समाप्त करिए, ऐसा काम करिए, भाईचारा बढ़े, ऐसा काम करिए। तो पांच में क्या है, आपका हाथ में कितनी उंगली है, पांच। तो पांचों उंगली जब मिलेगा तब तो कोई काम होगा ना। तो भाईचारा बनाइए, हाथ मिलाइए, सौहार्द बढ़ाइए, भाईचारा का भावना बढ़ाइए, हार्मोनी करिए। तो पांचवा में कहता है, पांच उंगली को ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, 5 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा विरासत है, इसको संजोग के रखिए। इसको क्या करिए, संजोग के रखिए। ठीक है, जब भाईचारा बढ़ाइएगा, सब चीज अच्छा से रहेगा, तो हमारी संस्कृति बढ़े रहेगी ना सही से। ऐसा नहीं कि हमारा संस्कृति को बिगाड़िए। इस तरह से छठा में क्या कहता है कि हम अपनी संस्कृति को
समृद्ध करिए, राष्ट्रीय विरासत को संजोइए, जो भी हमारा राष्ट्रीय विरासत है, जो भी ऐसे ताजमहल एनीथिंग, जो भी चीज़ें नेशनल हेरिटेज की बातें हैं, उनको बचा कर रखिए, उनको प्रिजर्व करिए, उनको चेरिश करिए, उनकी संरक्षित करिए। 7वां क्या कहता है कि झील है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, पर्यावरण है, उसके रक्षा करिए, उनका सुधार के लिए कुछ काम करिए, ठीक है, इस तरह से काम करिए। 8वां कहता है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच की भावना विकसित करिए, अपना साइंटिफिक टेम्पर विकसित करिए, अपने मतलब कहने का मतलब आपका ये ड्यूटी है कि आप अच्छे से काम करें, ऐसा सा डेवलप साइंटिस्ट टेम्पर को डेवलप करें कि देश के विकास में काम दे। ह्यूमनिज्म, अपने अंदर मानवतावाद को करें, ठीक है, जानवर वाला दिमाग लक्षण नहीं रखें, ह्यूमनिज्म अपने मानवतावाद को विकसित करें, जांच की भावना को विकसित करिए, कुछ रिसर्च वाला काम करिए, इस तरह से चीजें बोल रहा है कि इससे देश का फायदा होगा, ये बोला गया। तो 5 तक तो क्लियर है। 6ठा बोला संस्कृति को बढ़ाइए। 7वां बोलता है कि पेड़ पहाड़ पौधा सबको देखना है। फिर हमारा 8वां क्या बोलता है कि वैज्ञानिक स्वभाव को बनाइए। 9वां क्या बोलता है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करिए, सार्वजनिक संपत्ति उसका सुरक्षा में काम करिए। 10वां कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां जितने भी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको उनकी सभी शैलियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। तो कि व्यक्तिगत रूप से या तो आप कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, जो भी हर शैली में चाहे वो खेल का क्षेत्र हो यानी कुछ भी शैली हो, वहां पे उत्कृष्ट, वहां पे एक्सेलेंसी का बात करिए, वहां पर आप ऊंचा बढ़ने की बात करिए, ठीक है। 11वां आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ऐसा बोला गया, ऐसे माता पिता को ऐसा काम करना है, ये चीज बोला गया। ऐसा नहीं है कि कोई बाल बच्चा को पढ़ाई नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं, पढ़ाइए, आपका ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर देश के नागरिक हैं तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स इतना ही छोटा था। हमने फंडामेंटल राइट्स में एक और चीज मैं बता दूं आपको कि क्या हुआ था कि ऐसा, आप देखिए क्या केसेस हुआ था कि वीजो इनेमुअल, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं, वीजो इनेमुअल, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। विजय इनेमुअल एक प्रिंसिपल थे, इन्होंने अपने स्कूल से 3 बच्चों को निकाल दिया था। 3 बच्चे ऐसे थे कि जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो बच्चे कभी भी राष्ट्रगान में राष्ट्रगान नहीं गाते थे, वो खड़े रहते थे, वो गाते नहीं थे। तो उन्होंने उनको एक्सपेल्ड कर, वहां से हटा दिया, एक्सपेल्ड कर दिया स्कूल से, बोला कि ऐसा काम है। तो उस पर ऊपर केस हुआ, तो ऐसा बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर बच्चे राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, उसमें केस निकल के आया कि अगर बच्चे, तो इसमें देखिए एक एक्ट बना दिया। मैंने बोला क्या कि पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है, कभी कभी बीच बीच में पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है अगर ऐसा उसको लगे। तो उसने एक्ट बनाया, प्रिवेंशन एंड इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। ये एक्ट था 1971 का। ये एक्ट में बोला गया कि अगर ठीक है कोई राष्ट्रगान नहीं गाता है तो कोई बात नहीं, अगर राष्ट्रगान कोई, अगर मान लेते कहीं पे राष्ट्रगान हो, अगर आदमी वो खड़ा है आराम से शांति से, वो फॉलो कर रहा है, मतलब जो खड़ा होना चाहिए वो खड़ा है, वो अगर अगर वो हल्ला नहीं, मतलब कहने का मतलब हल्ला नहीं कर रहा है, या हो सकता है वो ऐसा चीजें मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर राष्ट्रीय गान का, ऐसा नहीं कि कहीं सब लोग राष्ट्रीय गान गा रहे हैं वहां पे कुछ इस तरह से काम कर रहा है जो कोई डिसऑनर की बात करे, तब कोई दिक्कत नहीं है। शांति से खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए एक्ट को लाया, अगर ऐसा कोई करता है तब उसके ऊपर हम लोग कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये विजय इनेमल को क्या बोला, उस बच्चों को फिर एडमिशन दिलाया गया कि जो बच्चे लोग शांत खड़ा होकर अगर उनको नहीं गाना, उनका ऐसा वो इस कैटेगरी से बच्चे थे कि उनको वो राष्ट्रीय गानों गाना नहीं चाहते थे। वो साफ बोले कि हम राष्ट्रीय गानों को नहीं गाएंगे, हम आराम से रहेंगे, खड़ा रहेंगे। तो वो सही बात है, वो गा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सही है। तो आप देखते हो कहेंगे कोई राष्ट्रीय गान नहीं गाता तो उसमें कुछ नहीं होता, कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजें हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको, मुझे आशा है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे और एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पॉलिटी का वीडियो आते रहेगा, आपको सप्ताह में 2, 3, 4 वीडियो इस तरह से आते रहेगा। जब जब समय मिलेगा मैं वीडियो बनाते रहूंगा। और आपके प्री लेवल के लिए मैं आपके बीपीएससी प्री 67 तक पहले मैं सारा करवा दूंगा हिस्ट्री और पॉलिटी, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है यूनियन का, ठीक है, संघ का आएगा। हम भाग 5 की ओर चलेंगे, आर्टिकल नंबर 52 से, जो राष्ट्रपति की बात करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर हम, ठीक है। राष्ट्रपति पर 2 से 3 वीडियो आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को हम करते हैं समाप्त। धन्यवाद।